पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन और वेट अप्लाई करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग एक और नया फोर्स अंडरस्टैंड करेंगे, फ्रिक्शन, और इसका कॉन्सेप्ट भी बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से ही इवॉल्व है। थोड़ा सा पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसको और प्रिसाइसली बोलेंगे। हमने बताया था कि जब भी हम किसी सरफेस पे किसी ब्लॉक को रखते हैं तो सरफेस जो है ब्लॉक के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है विच इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, बट ये फोर्स तभी लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस जब हमारा सरफेस स्मूथ होता है। अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो सपोज अगर हमारा जो सरफेस है वो सरफेस रफ है, मानो हमारे सरफेस में कुछ इरेगुलरिटी है और वो सरफेस हमारा रफ सरफेस है। रफ सरफेस इज अ सरफेस विद इरेगुलरिटी। तो रफ सरफेस है, इसके ऊपर जब हम लोग एक ब्लॉक रखते हैं तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकल के साथ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है और अब किसी सर्टेन एंगल पे लगने लगता है एफ। ठीक, मान लेते हैं कि ये एंगल जो यहाँ बन रहा है, लेट दिस एंगल बी लैम्डा, इस सर्टेन एंगल पर लगने लगेगा। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एफ कॉस लैम्डा, और एक कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ साइन लैम्डा। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट एफ कॉस लैम्डा है इसी को हम लोग बुलाते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ साइन लैम्डा इसी को हम लोग बुलाते हैं फ्रिक्शन। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा रिजल्ट आ जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन एन जो है वो एफ कॉस लैम्डा के बराबर है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एफ साइन लैम्डा के बराबर है। हम एफ आर अपॉन एन निकालते हैं तो ये टैन लैम्डा के बराबर है, जिसको हम लोग एक कांस्टेंट म्यू से डिनोट कर देते हैं, और ये जो म्यू है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो म्यू की वैल्यू है। और हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम लोग म्यू की वैल्यू को एनालाइज करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग म्यू को अगर लैम्डा के साथ प्लॉट करें तो ये लैम्डा की वैल्यू जो है वो π/2 है। तो म्यू का प्लॉट हमें कुछ ऐसा दिखेगा, टैन लैम्डा के प्लॉट का टैन 90 इन्फिनिटी हो जाएगा। बट ऐसा मैथमेटिकली ही हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जनरली क्या होता है कि नेचर में जो सरफेस पाए जाते हैं या जिस तरह का मटेरियल पाया जाता है उसके लिए जो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या है π/4। तो एक्चुअली में केवल इतना ही ग्राफ नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके ऊपर का ग्राफ जो है वो केवल मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है, बट नेचर में जितने मटेरियल पाए जाते हैं उनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जनरली 0 से 1 के बीच में होता है। बट खैर, हम आज कंपोजिट मटेरियल के ज़माने में जी रहे हैं, तो हम कंपोजिट मटेरियल के थ्रू कैसा भी सरफेस बना सकते हैं जिसका म्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट हम लोग यहाँ फिजिक्स को एज अ नेचुरल साइंस ही पढ़ते हैं, तो नेचर में अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए म्यू की वैल्यू हमेशा किसके बीच आएगी, 0 से 1 के बीच आएगी। ठीक, अच्छा, एक और भी बात जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो शिफ्ट हो जा रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स की बेसिकली जो शिफ्टिंग है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स की शिफ्टिंग किसी भी साइड हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये माना कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स राइट की तरफ टिल्ट हो जाए, या हो सकता है फॉरवर्ड प्लेन के बाहर टिल्ट हो जाए या प्लेन के अंदर टिल्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अदरवाइज देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉक रखा है और ये इसका वर्टिकल है तो फिर जो फ्रिक्शन फोर्स है या कॉन्टैक्ट फोर्स है ये हमेशा किस पर लाई करेगा, एक कोन पे, मतलब कोन के सरफेस पे ही लाई करेगा, कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में टिल्ट होगा कॉन्टैक्ट फोर्स और उसी का कंपोनेंट फ्रिक्शन। तो जिस कोन के अलोंग कॉन्टैक्ट फोर्स शिफ्ट कर सकता है दिस इज कॉल्ड
कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन बुलाते हैं, ठीक। तो ये तो जो है फ्रिक्शन का जनरली जो मैथमेटिकल रूप है हम लोगों ने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा फ्रिक्शन से जुड़े कुछ बेसिक लॉ हैं जो हमें आने चाहिए, विच इज़ कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। कूलम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, और इसमें बहुत छोटे छोटे 3 लॉज हैं जिनको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला लॉ ये कहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने 20 kg की एक स्फीयर रख दिया या 20 kg का एक ब्लॉक रख दिया। स्फीयर के केस में जो कांटेक्ट एरिया है वो काफ़ी कम है। देखो यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया है केवल एक पॉइंट है, बट इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लॉ कहता है कि चाहे एक स्फीयर 20 kg का रखा हो, चाहे एक ब्लॉक 20 kg का रखा हो, दोनों ही केस में फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा। बट रियल लाइफ में हमें ऐसा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है, और इसके पीछे फ्रिक्शन जिम्मेदार नहीं होता है रियल लाइफ में। इसके पीछे एक और प्रोसेस काम कर रहा होता है जिसको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। उसके कारण जो है लार्जर सरफेस एरिया का जब कांटेक्ट होता है तो ऐसी बॉडी को पुश या पुल करना टफ होता है एज कंपेयर टू अ राउंड ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, दूसरा लॉ कहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये हमें हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन में दिख भी रहा है। और तीसरा लॉ कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स इज नियरली कांस्टेंट एट स्लो वेलोसिटी, ठीक है। स्लो वेलोसिटी पर जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हालांकि जैसे जैसे वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स चेंज होता है, और काफ़ी एडवांस लेवल पर जाकर हम ये देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो लॉग के फंक्शन के फॉर्म में चेंज करता है हाई वेलोसिटी पर हम यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे वो सब के सब जो है स्लो वेलोसिटी के लिए कंसिडर करेंगे, और स्लो वेलोसिटी के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक। तो ये जो है फ्रिक्शन फोर्स की एक बेसिक थ्योरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको फार्मूला और इससे जुड़ा पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ पर और कंक्लूड कर दें कि बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की तरह फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर है कहने का मेरा मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक दूसरी बॉडी रखी है। मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है वो राइट साइड पर जा रही है, इसका जो इम्पेंडिंग मोशन है इस डायरेक्शन में है। तो जो अपर ब्लॉक है वो क्या करेगा, नीचे वाले बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। तो जो लोअर बॉडी है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, जैसा नॉर्मल रिएक्शन के केस में था, तो अपर बॉडी ने इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया है, तो लोअर बॉडी इसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगी, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग ये बात याद रखेंगे कि फ्रिक्शन इज व्हाट, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बात याद रखेंगे, फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इतनी बेसिक थ्योरी आपको फ्रिक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, बट ये कहना भी गलत है क्योंकि हम लोग अपने इसी एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि लोअर वाले ब्लॉक को भले फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा है, बट अपर ब्लॉक का मोशन वो कॉज कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करे, कभी कभी ये फ्रिक्शन मोशन कॉज भी करता है। इवन जब हम वॉक करते हैं तो हमारे वॉक करने का जो प्रोसेस है उसमें भी फ्रिक्शन ही मोशन कॉज करता है, और बिल्कुल इसी 2 ब्लॉक पेयर की तरह पूरा सिस्टम काम करता है। हमारे पैर जो हैं फ्रिक्शन लगाते हैं बॉडी पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगाते हैं, तो सरफेस क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा देता है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि खैर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, कॉज कर रहा है, फोर्स जो मोशन कॉज कर रहा है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, उस फोर्स के मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। और इस दौरान हो सकता है उसके कांटेक्ट में कोई पेयर हो, तो वो पेयर क्या कर सकता है, मोशन खुद भी एक्सपीरियंस कर सकता है।
ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी तुम लोगों को फ्रिक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब कुछ और पार्ट आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कब किस तरह से फ्रिक्शन चूज़ करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों को कैसे चूज़ करनी चाहिए, ये हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। तो अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे चूज़ करते हैं, या क्या तरीका है कि कब हम लोगों को फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे चूज़ करना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक रफ़ सरफेस है और रफ़ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, जिसके ऊपर हमने एक फोर्स F लगा दिया है, और जो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो है नॉर्मल रिएक्शन N और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक का वेट mg। ठीक है, यही सारे फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि इफ़ f इज़ ज़ीरो मतलब ब्लॉक रखा है सरफेस पे और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो सरफेस रफ है तब भी, राइट। तो वो सरफेस रफ है और उसके ऊपर ब्लॉक रखा है और बट कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन दिस इम्प्लाइज फ्रिक्शन फोर्स इज ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पे जो पिछली थ्योरी हमने पढ़ी या जो पिछली थ्योरी किताबों में लिखी है उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर सरफेस चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो और उस पर अगर बॉडी रेस्ट पे है तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। बट जिस ज़माने में कूलम और जो ये थे, एटमॉन नाम था शायद उनका, एमटॉन जो थे, उन्होंने जो है जब फ्रिक्शन का वो स्टडी किया था उस ज़माने में उन्होंने हवा को कंसिडर ही नहीं किया। तो हवा भी लगातार फोर्स लगाती रहती है ब्लॉक पर, जिसके कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगते हुए भी जो ब्लॉक रखा है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट करता चला जा रहा है। तो अगर हम लोग वैक्यूम में किसी ब्लॉक को रखते हैं तो जहाँ पर चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे सरफेस रफ हो, दोनों ही केस में जो कांटेक्ट फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया कि फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे एक्सीड किया। इस तरह से एक्सीड किया कि फोर्स लग रहा है बट बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है कि इफ F इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी मूव नहीं कर रही है मगर। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा जो हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे फोर्स कैपिटल F को अपोज करना शुरू होगा। मगर यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एन वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल F के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा है और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वो ब्लॉक नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस तरह के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है। फिर फ्रिक्शन के इसी नेचर के कारण हम लोग ये भी कहते हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये कब तक सेल्फ एडजस्टिंग रहता है, जब तक अगर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है और हमारा ब्लॉक चल नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है कि हमने फोर्स को और बढ़ाया और अब हमारा फोर्स इतना स्ट्रांग हो गया कि बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। if capital F is not equal to 0 but body is in impending motion। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन का मतलब है बॉडी ने बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब बॉडी बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ती है तो ऐसे फेज को हम लोग क्वासी स्टैटिक फेज कहते हैं, और इस समय जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है, और इसको हम लोग लिखते हैं म्यू एस इंटू एन, जहाँ म्यू एस जो है उसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बुलाया जाता है। तो जब बॉडी पर फोर्स लग रहा है और बॉडी धीरे धीरे चल रही है
तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मैक्सिमम, और किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है। ओके, अच्छा अगला केस देखते हैं। अब क्या है कि अभी भी हमारा एफ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट बॉडी गेन्स वेलोसिटी। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं इसके साथ साथ ब्लॉक क्या करना शुरू कर दे रहा है, वेलोसिटी गेन करना शुरू कर दे रहा है। तो वेलोसिटी गेन करने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, लगभग 25% ड्रॉप आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स में, और इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स कहलाने लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। और अगर एक रैंडम तरीके पे बात करें तो जो म्यू के होता है वो लगभग 0.7 टाइम म्यू एस होता है। तो इस पूरी स्टोरी को हम लोग एक ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं अप्लाइड फोर्स वर्सेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये अप्लाइड फोर्स की वो लिमिटिंग वैल्यू है F0, जिसके बाद बॉडी मोशन करना शुरू करती है, मतलब धीमे धीमे चलना शुरू करती है। तो इस इंटरवल के दौरान जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और अप्लाइड फोर्स के बराबर है। सो ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। जैसे ही हम इस फोर्स से बड़ा वैल्यू चूज करते हैं, इमीडिएटली फ्रिक्शन फोर्स में लगभग 25% का ड्रॉप होता है। और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने फ्रिक्शन का देखा कि स्लो वेलोसिटी पे काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। तो जो फॉरवर्ड ग्राफ जा रहा है ये वाला, ये ग्राफ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ जो ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, ये जो ड्रॉप नज़र आ रहा है, ये क्या है, लगभग 25% का ड्रॉप यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो हमेशा बॉडी का स्टेटस चेक करके कि वो किस तरह के सिचुएशन में है, हमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो बॉडी अगर रेस्ट पे है और चल नहीं रही है, मतलब या चल नहीं रही है और उस पर फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगाए गए फोर्स के बराबर है। बॉडी ने स्लो मोशन गेन कर लिया है, उसमें मोशन डेवलप होना शुरू हो गया है, तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हम उसको कह सकते हैं। और जैसे ही बॉडी के पास वेलोसिटी गेन होती है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, और लगभग कितना घटता है, 25% अमाउंट से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। ओके, ठीक है। अभी तक हम लोग जो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे थे। अब सपोज जिस सरफेस पे हमारा ब्लॉक या ऑब्जेक्ट रखा है वो सरफेस एलिवेटेड है, तो सिंपली हम लोग ये कहेंगे कि दो तरह का एलिवेटेड सरफेस हम लोग कंसिडर करें। एक जब वो हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है विद एंगल थीटा, और दूसरा कंसिडर कर सकते हैं कि वो सर्कुलर है और यहाँ पर इसके ऊपर कहीं ब्लॉक रखा है और यहाँ पर कहीं इसके ऊपर ब्लॉक रखा है। ठीक है, ये इसका सेंटर C है। तो यहाँ पे एलिवेटेड सरफेस हम लोगों ने कंसिडर किया है। इस पर देखते हैं कि हम लोग फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। इसका वेट लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n। mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और अलोंग द प्लेन ये आ जाएगा mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इसे क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो याद रखना कि अगर mg साइन थीटा लगने पर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर है, और ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब mg साइन थीटा इस ब्लॉक पर लग रहे मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ब्लॉक नीचे स्लाइड तभी करेगा जब mg साइन थीटा इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा होगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर दैन मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, और n यहाँ पे किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। या ये कह सकते हैं tan थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू म्यू, और थीटा इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। और ये जो एंगल हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है tan इनवर्स म्यू, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, इसे क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर कोई बॉडी को हमने एलिवेटेड सरफेस पे रखा है तो वो एलिवेटेड सरफेस पे तभी मूव करना शुरू करेगा जब एलिवेटेड सरफेस का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा। ठीक, अच्छा, जो हमने एलिवेटेड सरफेस सर्कुलर लिया है, सर्कुलर एलिवेटेड सरफेस के लिए जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है वो हम लोग टैंजेंट के अलोंग कैलकुलेट करते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि इस पे एलिवेटेड सरफेस पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे जहाँ ब्लॉक रखा है। सपोज ये टैंजेंट है इसके अलॉन्ग, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तभी ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा या मूव करके नीचे आ पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जैसे ही एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल होगा, स्लिप करके नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो याद रखना कि सर्कुलर एलिवेटेड सरफेस के लिए हम लोग एंगल ऑफ रिपोज किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, टैंजेंट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक रिमार्क ऐड कर दूँ, ये सेम थ्योरी जो हमने लेफ्ट साइड पे डिराइव की है यहाँ भी लगेगी, बट सब के सब फोर्सेस कहाँ लगने चाहिए, टैंजेंट के लॉन्ग। अच्छा, यहाँ याद रखना फोर्स भी की बात कर रहा हूँ तो दिखा दूँ, ऑब्वियसली mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ लगेगा, बट जो फ्रिक्शन है ये टैंजेंट के लॉन्ग ही रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स किसके लॉन्ग रहेगा, टैंजेंट के लॉन्ग। तो यहाँ याद रखेंगे हम लोग कि एंगल ऑफ रिपोज is determined by angle made by tangent with horizontal। ओके, तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एलिवेटेड सरफेस पे कैसे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अच्छा, रिकॉल करो कि हम लोगों ने लेक्चर के शुरुआत में ये डिस्कस किया था कि जो फ्रिक्शन है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी के कारण जो है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन कॉज कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं कि सपोज एक स्मूथ सरफेस कंसिडर करते हैं। स्मूथ सरफेस मैंने इसलिए कंसिडर किया है ताकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाए। इसके ऊपर एक प्लैंक रख देते हैं जिसका मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ कैपिटल L है। इसके ऊपर कोई ब्लॉक रख देते हैं जिसका मास स्मॉल m है और इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देते हैं F और इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं म्यू एस कॉमा म्यू के, जहाँ म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये कंडीशन ले लेते हैं और फोर्स F जो है वो लार्जर बॉडी पर स्मॉलर ब्लॉक पर अप्लाइड है। अब 1 बाय 1 दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जरा स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इस पर वेट mg लग रहा है, यहाँ पे जो कांटेक्ट है इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन n, फोर्स F इसके ऊपर पहले से ही लग रहा है, फोर्स F पहले से अप्लाइड है। ठीक है, जैसे ही ब्लॉक जो है मूव करने की कोशिश करेगा फोर्स के कारण राइट साइड पे, प्लैंक का सरफेस ब्लॉक के मोशन को या फोर्स के इफेक्ट को रेजिस्ट करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा स्मॉल f। इन सब के कारण मान लेते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है वो कुछ a स्मॉल m एक्सेलरेशन से चलने लगता है। अब जरा प्लैंक को देखा जाए, प्लैंक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। प्लैंक पे इसका वेट लग रहा है कैपिटल mg। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n डैश। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट था इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन n, क्योंकि दोनों भी इक्वल एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ब्लॉक पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लगा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा राइट साइड पे F और मान लेते हैं इन सब के कारण ये A कैपिटल M एक्सेलरेशन से मूव करने लगा। ओके, तो अब अगर इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ब्लॉक की इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी F माइनस F इज इक्वल टू M इंटू A स्मॉल m, इक्वेशन 1 ले रहे हैं, और प्लैंक की इक्वेशन आ जाएगी M इंटू A कैपिटल M। फ्रिक्शन ही इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसलिए। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल n mg के बराबर होगा और n डैश जो है m प्लस mg के बराबर आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको तुम एनालाइज करना। अगर मैं ये कहूँ कि जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू F मैक्स है, मतलब प्लैंक और ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है,
तो उस केस में दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगे। ये इम्प्लाई करता है कि इस केस में ए स्मॉल एम और ए कैपिटल एम इक्वल होंगे, और मान लेते हैं वो कोई ए के बराबर है। इस सिचुएशन के लिए अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें और स्मॉल एफ की वैल्यू निकालें तो हमें स्मॉल एफ की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल एम एफ अपॉन एम प्लस एम। सिंपली दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब अपनी कंडीशन में इस एफ की वैल्यू को इक्वेट करते हैं तो हमारी कंडीशन आ जाएगी एम एफ अपॉन एम प्लस एम शुड बी लेस दैन एफ मैक्स। एफ मैक्स जो है वो म्यू एस इंटू कैपिटल एन होगा। यहाँ ध्यान देना हमको कौन सा नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर करना है, ये वाला, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच है, और स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का नॉर्मल रिएक्शन इस कैपिटल एन है जो एम जी के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करके हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी, यह आ जाएगी म्यू एस इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एम जी। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, इस वैल्यू से छोटी होगी तो दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम होंगे, और अगर f की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे। उस केस में हम दोनों ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन होगा, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और उस केस में हमसे ये पूछ सकता है कि बताओ कितने टाइम के बाद ब्लॉक और प्लैंक सेपरेट होंगे, तो हम लोग इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव एल है सपोज दोनों ब्लॉक के बीच, हाफ ए रिलेटिव आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्मॉल एम माइनस ए कैपिटल एम इंटू टी स्क्वायर, और हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग इस क्रिटिकल वैल्यू, जो फोर्स की क्रिटिकल वैल्यू है, उसके पहले और बाद के लिए दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन प्लॉट करके देखो, और साथ साथ एक रिजल्ट खुद से और डिराइव करो। जब फोर्स कैपिटल एफ जो है वो लोअर ब्लॉक पे लगा है, उस केस में रिलेटिव मोशन की पॉसिबिलिटी क्या है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कैसे रिलेटिव मोशन एनालाइज करते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, और फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के बाद केवल उस कंडीशन को चेक कर लो कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है या मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तुमको तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है जो किसी भी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मूव करा सके। तो मैंने यहाँ डायग्राम पे एक ब्लॉक लिया है जिसका मास mg है, इसके ऊपर मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया है r, और फोर्स लगा दिया है कैपिटल F एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। फोर्स के जो है कंपोनेंट्स भी रिजॉल्व कर दिए हैं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। और ब्लॉक जो है वो स्लाइड करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन लगा दिया है लेफ्ट साइड की तरफ। और अगर ब्लॉक जो है मूव करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है वो तभी पॉसिबल है जब एफ कॉस थीटा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोट कर रहे हैं, ब्लॉक will tend to have motion when f cos theta is greater than or equal to f limiting और f maximum, जिसे हम लोग लिख सकते हैं f cos theta is greater than or equal to mu into r। यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन को n के बदले r से रिप्रेजेंट किया है, और r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ से हम लोग f की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा f शुड बी ग्रेटर दैन म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक, या यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि f की जो वैल्यू है इससे बड़ी होगी, और अगर हम ये कहें कि ये जस्ट मोशन गेन कर रहा है, मतलब ब्लॉक इम्पेंडिंग मोशन में है, तो f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है मिनिमम तभी होगी जब इसका जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है
ये डिनोमिनेटर जो है अपना मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तुम चाहो तो इसको कैलकुलस से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज़ याद रखना a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं। तो एफ मिन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाता है कि जो मिनिमम फोर्स है मूव कराने के लिए वो कितना है, म्यू एम जी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये जिस एंगल पे लगेगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पे अगर इस फोर्स को अप्लाई करेंगे, एंगल पर अप्लाई करेंगे, तो इतना मिनिमम फोर्स लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को मूव कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला स्टेप यार चेक कर लेना, हाँ, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में चाहो तो इसे डिफरेंशिएट करके डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को 0 रख दो, या एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा याद कर लो। अच्छा, इसमें एक बात और एक एडवांस लेवल पर बताएंगे, खैर कभी पूछा नहीं गया है। अगर हमारे पास यहाँ ब्लॉक के बदले एक एक्सटेंडेड रॉड होता, लंबा रॉड होता, उस केस में जो मिनिमम फोर्स होता वो इससे भी कम पॉसिबल था। और ऐसे केस में जो मिनिमम फोर्स आ सकता है कैपिटल एफ मिनिमम, और ये मिनिमम हम किसके लिए बता रहे हैं, कोई रॉड रखा हो रफ सरफेस पे, दिस विल बी √2 - 1 म्यू एम जी। ठीक है, इतना कम फोर्स लगाकर हम इसे चला सकते हैं। इसका जो डेरिवेशन है हम लोग आगे जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उस समय डेराइव करा के दिखा देंगे। बट अभी ये याद रखना कि रॉड रखा होता, मतलब एक एक्सटेंडेड बॉडी होती जिसका शेप होता, तो ऐसे केस में हम इससे भी कम फोर्स लगाकर बॉडी को मूव करा सकते हैं। ओके, ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि अगर कोई टेबल है और एक चेन है, और टेबल और चेन के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, तो तुमको बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी चेन हैंग कर सकते हैं टेबल से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। मान लेते हैं कि हम लोग जो लेंथ हैंग कर सकते हैं वो y है। तो जो हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है ये हिस्सा L - y है, और इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे जो टेबल पर हिस्सा रखा है। टेबल के हिस्से पर, टेबल का हिस्सा इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा n, इतने हिस्से का वेट लग रहा होगा, इतने हिस्से का वेट आ जाएगा m/l इंटू L - y इंटू जी। ठीक है, मैंने माना है कि जो चेन है हमारी उसका मास m है और लेंथ l है, तो यूनिट लंबाई का मास m/l होगा, और L - y लेंथ का मास हो जाएगा m/l - y इंटू जी। और फ्रिक्शन जो है वो स्लिप करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यही सारा फोर्स इस पर लग रहा है। जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका वेट जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये वेट जो है इक्वल होगा, इसका जो वैल्यू होगा m/l y इंटू जी। तो विजिबिलिटी कम हो गई है थोड़ी, इसको यहाँ बना देते हैं m/l y इंटू जी। तो एक्चुअली में m/l y इंटू जी ही वो फोर्स है जो चेन को नीचे खींचना चाहता है, और फ्रिक्शन वो फोर्स है जो चेन को स्लिप होने से रोक रहा है। तो अगर क्या होगा कि ये स्लिप नहीं हो रहा है चेन, देन इट शोज दैट m/l y इंटू जी शुड बी लेस दैन और इक्वल टू f max, या m/l इंटू y इंटू जी शुड बी लेस दैन म्यू इंटू n, और n की वैल्यू है m/l इंटू L - y इंटू जी। अपने पास m/l और ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू वाई शुड बी लेस दैन म्यू एल, या y शुड बी लेस दैन म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो जो y की मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज़ म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक, मैक्सिमम इतना ही हिस्सा हम लोग हैंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक
पार्ट खुद भी अटेम्प्ट करके और देखना। अगर हम दोनों एंड्स पे सपोज़ 2 ब्लॉक्स लगा दें तो उस केस में स्लिपिंग लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी तुम चेक करके देख सकते हो। इट विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें स्फीयर के रेडियस का रेशो बताना है जिसके लिए रॉड जो है वो स्लिप ना करे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस एंड पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन सपोज N1, और इस एंड से भी लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N2, राइट। और mg यहाँ डाउनवर्ड लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड लग रहा है। और मान लेते हैं हम लोग कि जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कुछ थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आ जा रहे हैं, mg को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व कर देंगे। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आएगा ये mg cos थीटा आ जाएगा, और इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा होगा। और इसके अलावा फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, इस जगह पे फ्रिक्शन F1 और यहाँ पे फ्रिक्शन F2, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि mg sin थीटा जो है वो F1 प्लस F2 के बराबर है, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं mg sin थीटा, F1 को लिख सकते हैं म्यू N1 और F2 को लिख सकते हैं म्यू N2। तो ये म्यू N1 प्लस N2 आ जाएगा, और N1 प्लस M2 जो है वो हमारा mg cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू म्यू, राइट। रॉड की अगर ज्योमेट्री देख ली जाए तो ज्योमेट्रिकली हम लोग कह सकते थे कि यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला था और ये हॉरिजॉन्टल खींच दे रहे हैं, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। ये लेंथ r माइनस आर हो जाएगी और ये लेंथ r प्लस आर हो जाएगी, ये 90 डिग्री ही है। तो हम यहाँ ये पा जा रहे हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r माइनस आर अपॉन r प्लस आर। और tan थीटा की वैल्यू से हम लोग भी साइन थीटा निकाल सकते हैं। ये थीटा है, ये म्यू है, 1 है, √1 प्लस म्यू स्क्वायर। साइन थीटा हो जाएगा म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, जहाँ x जो है वो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R है। अब इजीली सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो एक प्रॉब्लम जो है हम लोग एलिवेटेड सरफेस पे भी देखते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया है, इसमें जो है हमारे पास एक रोप है जिसको हमने एक एलिवेटेड सरफेस पे रखा है, जिसके एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से दी गई है h और x। हमको म्यू की वैल्यू बतानी है सच दैट ये रोप इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलस की हेल्प लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसके ऊपर एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ये वो एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ मान ले रहे हैं कुछ dl है, राइट। और इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो भी अभी हम लोग प्लॉट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है dx है, ये जो लेंथ है dx है, ये जो लेंथ है dy है, और ये जो इंक्लाइंड लेंथ है इसको हम लोग dl मान ले रहे हैं। और यही जो एंगल बन रहा है, लेट दिस एंगल भी थीटा, ठीक। तो इस छोटे से एलिमेंट का हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और देखते हैं कि इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं।
और इसके लिए मान लेते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी मास डेंसिटी लैम्डा है। लेट मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा kg पर मीटर। और जो ये एलिमेंट है इसका डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये dx है, ये dy है और ये थीटा है और यही हमारा एलिमेंट है। क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है तो कर्व लेंथ हमें स्ट्रेट नज़र आएगी। ठीक, इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। जिस सरफेस पे रस्सी रखी है उस सरफेस के कारण इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n। इस एलिमेंट का वेट एक्ट कर रहा होगा dmg डाउनवर्ड। dmg को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl इंटू g, क्योंकि यूनिट लेंथ का मास जो है लैम्डा है और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है dl, राइट। तो अब होगा क्या कि इसी mg के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा लैम्डा इंटू dlg साइन थीटा, लैम्डा इंटू dl इंटू g साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये होगा लैम्डा इंटू dl इंटू g इंटू साइन थीटा, राइट। और इसको फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, स्लिप करने से रोक रहा होगा। तो फ्रिक्शन का मूव डायरेक्शन यहाँ ऑपोजिट बना देते हैं f, राइट। तो ये ब्लॉक जो है वो स्लिप तब नहीं करेगा जब टू प्रिवेंट स्लिपिंग लैम्डा इंटू dl इंटू g साइन थीटा दिस शुड बी लेस दैन f मैक्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। लैम्डा इंटू g साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अपने ट्रायंगल में dl साइन थीटा। dl साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं dy, चेक कर लो। l cos थीटा dl cos थीटा dx होगा और dl साइन थीटा dy होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी dy। मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू इंटू n, और म्यू इंटू n को हम लोग लिख सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट, मैंने यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा। ये cos थीटा होगा dl इंटू g cos थीटा, और dl cos थीटा को हम लोग dx लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू इंटू लैम्डा इंटू g इंटू dx। तो लैम्डा g और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग dy को सम करेंगे अलोंग द एंटायर स्ट्रिंग तो हमें h मिल जाएगा, और dx को सम करेंगे अलोंग द स्ट्रिंग तो हमें x मिल जाएगा। तो इन सब को सम करने पे यहाँ में h मिल जा रहा है। दिस विल बी म्यू इंटू x, और म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय x। तो हमसे म्यू की वैल्यू मिनिमम हम बता सकते हैं h बाई x है या h बाई x से बड़ी होनी चाहिए, ओके, म्यू की वैल्यू। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग कर्व्ड एलिवेटेड सरफेस पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सॉल्व कर सकते हैं और फ्रिक्शन की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियली लगेगा। रियलिटी में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है इस एलिमेंट पे ऐसे टेंजेंशियल है, बट क्योंकि हमने एलिमेंट को अप्रॉक्सीमेट कर दिया है तो कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन जैसी दिखने लगेगी, जिसके कारण हम लोग फ्रिक्शन कहाँ लगा सकते हैं, इसी लेंथ के अलोंग लगा सकते हैं, ओके।